तो दोस्तों इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, ठीक है, और ये है 2 - 3 और ये है 10 y। इसकी दूरी कितना है, 10 है। तो यहाँ से यदि आप देखें तो PQ, ठीक है, तो PQ बराबर क्या होगा, PQ बराबर होगा रूट अंडर, ठीक है, PQ बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, PQ इज इक्वल टू रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 10 - 2 का, ठीक है, 10 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का, ठीक है, y2 - y1, यानी माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों ओर यदि आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर 64, सॉरी स्क्वायर तो हट जाएगा, प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ठीक है। अब देखिए 64 को इधर लाते हैं तो 100 - 64, ठीक है, ये यानी तो उधर जो है कितना है, 9 है, ठीक है। तो 64 और 9 कितना हो गया, 73। तो 100 से 73 यदि आप घटा दें तो कितना होगा, 10 में से 3 गया 7, ठीक है, और 9 में से 7 गया 2, 27, ठीक है, 27। ये हो जाएगा आपको बराबर में वाई स्क्वायर प्लस 6y, क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y, यानी ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर और प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। 27 को इधर ले आए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है, 9 × 3 = 27, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्लस में 9 और माइनस में 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 से भाग दे दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, तो -9 + 3, तो इसका जो ये हो गया -9 और प्लस का 3, y का मान निकल गया -9 प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 31 का, ये क्या होगा, -9 प्लस का 3, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल को 43.2 किलोमीटर दूरी तय करती हैं। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर दूरी तय करती हैं, ठीक। तो 1 लीटर में क्या करेगी, 1 लीटर में जो है 43.2 बट्टा में कितना, 43.2 बट्टा में 2.4 लीटर, दशमलव ख़त्म यहाँ से, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपको जो है 18 किलोमीटर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर स्थित है, ठीक है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर, मान लीजिए कहता 1.5 मीटर की ऊंची मूर्ति है, ठीक है, जो कहता एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर जो है स्थित है, ठीक है। फिर कहता है जमीन पर स्थित किसी बिंदु से मूर्ति के शीर्ष बिंदु एवं स्तंभ के शीर्ष बिंदु के उन्नयन कोण। तो यहाँ से है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ, ठीक है, तो इसको मिला दीजिए, तो ये जो है बिंदु का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और कितना 45, ठीक है, 60 और 45 दे दिया गया है, 60, तो ये पूरा दे दिया गया है 60, और उसके बाद देखिए ये दे दिया गया है 45, ठीक है, 60 और कितना है 45 है। अब यहाँ पे इतना तो हमको पता है कितना 1.5 इसकी हाइट, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं h, ठीक है, कितना h मान लेते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई क्या होगा, तो यहाँ पे देखें अगर हम 1060 में चलें, यानी तो 1045 में तो ये 1 और ये भी 1, ठीक है, 1045 में क्या होगा, ये 1 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, यदि इसका नाम रखे या नहीं तो इसको यदि आप x मान ले, यहाँ से यहाँ तक x, तो ये भी कितना होगा x, यानी यहाँ h माने है तो ये भी h हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी h हो जाएगा। अब चलिए 12 ट्रायंगल में यदि चले तो 1060 बराबर क्या होता है, 1060 होगा √3, कितना हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ठीक है। 1060 बराबर क्या हो जाएगा √13। अब देखिए तो h प्लस पूरे यहाँ से यहाँ तक क्या है, h + 1.5 बराबर कितना है √3,
ठीक है, कितना है, तो ये है √3 है। ठीक, उसके बाद यदि देखें तो एक यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो हमको तो निकालना है, आपको क्या निकालना है, यहाँ इतना दूरी, ठीक है, कितना, तो इतना दूरी, तो यहाँ से h बराबर, ठीक है, h बराबर हो जाएगा आपको √3, ठीक है, √3 माइनस, ठीक है, √3 माइनस 1.5, ठीक है, √3 माइनस 1.5, ये पूरे डिस्टेंस जो है आपको ये होगा h प्लस 1.5, तो ये कितना है आपको √3, तो यहाँ से निकल जाएगा h का मान √3 माइनस 1.5, तो इतना दूरी क्या होगा, इतना दूरी तो h है, तो √3 माइनस 1.5, ठीक है, √3 का मान 1.732, यानी तो आप ऐसे कीजिए, जो है यहाँ से पूरे जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है √3, ठीक है, ये पूरा जो है कितना है √3 है। ठीक है, इसको एक बार और देख लेते हैं। देखिए, इसको मान लीजिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.5 है। ठीक है, एक बिंदु से यहाँ से लेकर, और ये मान लीजिए एक स्तंभ है, ये पूरा है 60, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 45, ठीक है, ये है आपको 45 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे आप यदि गौर करें, इसको मान लेते हैं h, यहाँ से यहाँ तक h है और यहाँ से यहाँ तक 1.5 है। ठीक, तो इसका नाम यदि आप रख लें ए, देखिए B C और D, ABCD। ठीक है, तो 10 45 क्या होता है 1 होता है, तो 1/1 हो जाएगा, यानी AB बट्टा में क्या हो जाएगा, AB बट्टा में AD। ठीक है, AB बट्टा में AD, यानी ये बराबर हो जाएगा। अब 10 60 में चलिएगा तो 10 60 बराबर क्या होगा, 10 60 बराबर होगा √3/1। ठीक है, √3/1, यानी AC बट्टा में AD। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो AC बट्टा में AD। ठीक है, AC बट्टा में AD। अब यदि यहाँ पे देखें तो AC बट्टा में AD। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि इसीलिए AB बराबर देखें तो AB बराबर जो है कितना है, AB बराबर तो यहाँ पे 1 इकाई है। ठीक है, AB बराबर कितना है 1 इकाई, और AC बराबर कितना है, तो √3। ठीक है, AC बराबर है √3 इकाई, AC बराबर है, AC यहाँ से यहाँ तक कितना है √3, तो AC बराबर √3 है, और AB बराबर कितना है 1, AB बराबर 1, AC बराबर √3, AC बराबर √3। ठीक है, तो यहाँ से हम BC निकाल लेते हैं, BC, तो BC कितना होगा, तो BC जो हो जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा, √3 माइनस 1, BC बराबर क्या होगा √3 माइनस 1। अब BC दिया है कितना 1.5। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि √3 माइनस 1 बराबर 1.5। ठीक है, तो यहाँ से 1, यहाँ से जो है आप 1 इकाई निकाल लीजिए, तो क्या होगा 1.5 बाई √3 माइनस 1। ठीक है, √3 माइनस 1, यानी इसका प्रमेयकरण कीजिएगा तो √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1। ठीक है, √3 प्लस 1 प्रमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1.5 इंटू √3 प्लस 1/2। ठीक है, /2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, ये जो है √3, देखिए यहाँ पे 1.5 और √3 का मान 1.732 और प्लस का 1 बट्टा में 2, यानी 1.5 इंटू 1.366 गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 2.049 बी ऑप्शन। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई निकल गया 2.049। नेक्स्ट देखिए, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया, जो चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल 7 और 8 है। तो कहता किसी दूरी दौड़ने के लिए पुलिस जो है दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है चाल का रेशियो आपको पता है। ठीक है, चाल का रेशियो आपको पता है 7 और 8। ठीक है, 7 और 8। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 और 8 जो है रेशियो दे दिया गया है। तो देखिए, चोर और पुलिसकर्मी के बीच की दूरी तो आपको दे दिया गया है 450। ठीक है, चोर और पुलिसकर्मी की चाल दे दिया गया है 7:8। ठीक है, अब देखिए, पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में
जो है तय की गई अभिष्ट दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको निकालना है, दूरी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखें पुलिसकर्मी की चाल, तो पहले चोर और पुलिसकर्मी की चाल, तो चोर और पुलिसकर्मी, तो पुलिसकर्मी की चाल कितना है, यहाँ पे 8 है, तो 8 बट्टा में सापेक्ष चाल यानी 8 - 7, ठीक है। और गुना में कितना, गुना में जो हो जाएगा 450, ठीक है। तो 8 में से 7 गया 1, इसको गुना कर दीजिए 8 से 0, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 कितना हो जाएगा 36, यानी 3600 मीटर, यानी 3.6 किलोमीटर। कितना हो गया 3.6 किलोमीटर, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है इतना बराबर इतना, तो एक्स का मान क्या होने वाला है, तो यहाँ पे यदि आप देखें एक्स का मान, तो ये कितना होगा 144 + 25, 144 + 25 बट्टा में 144, ठीक है। ये होगा 1 + x बट्टा 12, तो यानी ये हो जाएगा कितना 169 बट्टा 144, इसका वर्गमूल निकालिए तो ये होगा 13 बट्टा में 12 बराबर 1 + x बट्टा में 12। अब यदि x का मान आप 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा, तो x का मान 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता दो वृत्त जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः इतना तथा इतना हैं एक दूसरे के बाह्यतः स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो दो वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या दे दिया गया है और बाह्यतः स्पर्श करती है, ठीक है। अब कह रहा है कि अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। अनुस्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पे ज्ञात करना है। तो बाह्यतः स्पर्श करती हैं दो वृत्त जिसकी त्रिज्या इतना इतना है, एक दूसरे के बाह्यतः स्पर्श करती हैं अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। तो यहाँ पे कैसे होगा, तो ये जो है यहाँ पे रेडियस आपको पता है, रेडियस पता है, इसका भी रेडियस पता है कितना है, तो वो 25 और 9, ठीक है। 25 मान लीजिए, इसका 25 मान लीजिए, इसका 9 मान लीजिए, ये मान लीजिए 25 और 9 है, ठीक है। 25 और कितना है, सॉरी 25 और यहाँ पे 9, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 25 ही होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 9 ही होगा। तो ये आपको निकालना है स्पर्श रेखा, और ये क्या होता है यहाँ पे 90 होता है, ठीक है। क्या होता है 90। अब यहाँ पे देखिए तो अनुस्पर्श रेखा की जो लंबाई होगा ये √4r1r2 हो जाएगा। क्या होगा √4r1r2, ठीक है। क्या हो जाएगा √4r1r2, ठीक है। √4r1r2, ठीक है। 4r1r2 यानी √4r1 का मान कितना है 25, और ये हो जाएगा कितना 9, यानी ये हो जाएगा 2, 5, 3, ठीक है। तो 5 × 10 = 30, यानी ए ऑप्शन। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, ठीक है। और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, ठीक है, 2 गुनी। यहाँ पे देखिए 3 और 2 में एक का अंतर, एक जीरो में जीरो का अंतर हो जाता है, तो 3 में से 1 गया 2, यहाँ इसको 2 से गुना कर लीजिए, यहाँ 2 में से 1 गया 1, इसको 1 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये तो 3 1 रहेगा, लेकिन ये 2 दूनी 4 और 2 1 2 हो जाएगा। अब अंतर देखिए 4 और 3 में 1 का अंतर है, 2 और 1 में 1 का अंतर है, यानी 1 यूनिट जो है 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 10 5 15, तो 1 यूनिट का मान 15 हो जाएगा, ठीक है। हमको निकालना है नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 45, लेकिन ये 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष बाद कितना होगा 45 5 50, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है एक कंबल को इतना रुपया में बेचने पर 30% की हानि होती है, यानी 30% की हानि यानी 70% का मान कितना है इतना है। तो हमको कहता है 5% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 105% का मान क्या होगा, तो इतना बट्टा 70 × 105, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 14 पंचे 70, 5 दूनी 10, 21 पंचे इतना, ठीक है। फिर कट जाएगा आपको 7 दूनी 14, 7 21, फिर ये 2 से कट जाएगा 2 पंचे 10, 2 7 14, 2 चौका 8, 4 तिया 12, 7 21 22, 5 तिया 15, 2 17, 1722, सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किसे नया कैबिनेट सचिव जो नियुक्त किया है, अगस्त 2024 में भारत ने किसे नया
कैबिनेट सचिव, ठीक है। तो नया कैबिनेट सचिव तो 39 का होगा बी ऑप्शन, यानी टीवी सोमनाथन। तो अगस्त 2024 में भारत सरकार ने टीवी सोमनाथन को नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने राजीव गौबा के स्थान पर टीवी सोमनाथन को नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। कहता है श्री विक्रम मिश्री को भारत का नया विदेश सचिव, ठीक है, विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। अगस्त 2024 में विजय मोहन क्वात्रा ने अमेरिका में भारतीय राजदूत का पदभार संभाला। CS शेट्टी को SBI के अगले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन 1 नेक्स्ट। फिर कहता है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध माझी क्राफ्ट को कहता कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को GI टैग मिला है। तो सांची, तो ये हो जाएगा आपको राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को GI टैग मिला है। अप्रैल 2024 तक में जो 69 GI टैग के साथ वर्तमान में सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है 69। फिर है 30 मार्च 2024 को जो विभिन्न राज्यों को एक दिन में सर्वाधिक GI टैग 63 जारी किए जाने का रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर है कि भौगोलिक संकेतक रजिस्टर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। GI टैग पाने वाला पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल 2003। 1999 में भारत में भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा GI टैग जो है दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा GI टैग दिया जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल की शुरुआत की गई है। तो साहस पहल की शुरुआत जो है की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल की शुरुआत की गई है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने जेल के कैदियों के लिए हिम केयर योजना शुरू किया है। ओडिशा राज्य सरकार द्वारा जारी जो स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम जग मिशन को UN हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। फिर कौन सा यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य देश बना है। 42 का बी स्वीडन। तो देखिए यूरोपीय देश स्वीडन नाटो का नवीनतम यानी 32वां सदस्य देश बना है। कहता इससे पूर्व 31वां सदस्य देश के रूप में फिनलैंड नाटो का सदस्य बने थे। नाटो का 30वां सदस्य देश जो मैसेडोनिया, ठीक है, राजधानी स्कोपजे को बनाया गया था। 1949 में स्थापित उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक प्रकार का सैन्य संगठन है। नेक्स्ट भारत का पहला जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ जो है स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन बिहार। तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है बिहार में स्थापित किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के राजधानी पटना में गंगा नदी किनारे स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा गंगीय डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX-02 का सफल लैंडिंग कराई गई है जिसका नाम है, तो 44 का हो जाएगा ए ऑप्शन यानी पुष्पक। तो 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX-02 का सफल लैंडिंग कराई गई है जिसका नाम पुष्पक है। अंतरिक्ष विज्ञान में युवकों को प्रेरित करने हेतु इसरो ने हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया। कहता हाल ही में मंगल ग्रह पर शोधकर्ताओं द्वारा जो है नोटिक्स ज्वालामुखी की खोज की गई है। भारत की महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्रा को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहे हैं। सी ऑप्शन 7वें स्थान पर। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत 7वां स्थान पर रहा है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक को जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत की रैंकिंग 49वां है। विश्व भूख सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग 111वां है।
ठीक है। तो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा में 49वां और विश्व भूख सूचकांक में 111वां। फिर है विश्व जो है आर्थिक मंच द्वारा जारी जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत 67वें स्थान। नेक्स्ट, फिर कहता कि 70वां राष्ट्रीय फिल्म जो है पुरस्कार के संदर्भ में सही कथन पर विचार करें। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 16 अगस्त 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के विजेताओं के नाम का ऐलान किया है। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुनी गई हस्तियों को अक्टूबर 2024 में अवार्ड से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा। 70वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऋषभ शेट्टी, ठीक है, फिल्म कांतारा ने जीता है। फिर है कि नित्या मेनन फिल्म जो है फिल्म थिरुचित्र, ठीक है, चित्रम्बलम और मानसी पारेख दी कच्छ एक्सप्रेस को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार के लिए जो है नामित किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मनोज वाजपेयी की फिल्म जो है गुलमोहर ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सम्मान जो है सरोजा, ठीक है, सरोज बरजात्या को उनकी फिल्म ऊंचाई के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित नेहरू का यादगार भाषण भाग्य के साथ पूर्व जो है निश्चित भेंट दिया गया है। ए ऑप्शन 14 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू का यादगार भाषण भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट 14 अगस्त 1947 को दिया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जो भाषण दिया था उसे ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें कहा कि आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब भारत स्वतंत्र जीवन के साथ नई शुरुआत करने जा रही है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। नेहरू ने वर्ष 1912 में बांकीपुर कांग्रेस में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। वर्ष 1929 में नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम को जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी जो भू राजनीतिक उपलब्धि माना गया है। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। सी ऑप्शन धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की है। विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिला में स्थित था। गंगा नदी के किनारे पहाड़ियों की चोटी पर स्थित यह विश्वविद्यालय जो है तांत्रिक बौद्ध धर्म का जो है अध्ययन केंद्र बन गया। फिर है कि गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की। गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी था जिसने उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया। गोपाल के बाद जो उसका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। धर्मपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी था। उसने अनेक मठ एवं बौद्ध विहार बनवाए। फिर महिपाल को पाल वंश का दूसरा जो संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, फिर है कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया। 49 का बी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। तो पुरी में जगन्नाथ मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने ध्वस्त किया। जगन्नाथ मंदिर जो है कई बार आक्रमणकारियों के आक्रमण का शिकार हुआ। जगन्नाथ मंदिर पर हमले और विध्वंस का पहला उल्लेख सन 1340 ईस्वी में मिलता है जब बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला कर इसको जो है नष्ट कर दिया। मंदिर पर दूसरा हमला 1360 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इस आक्रमण में जगन्नाथ मंदिर को काफ़ी नुकसान हुआ। जगन्नाथ मंदिर पर तीसरा हमला 1509 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के सेनापति जो इस्माइल गाजी ने किया था। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्व गंगराज वंश के राजा जो अनंत वर्मन जो है चोडगंगदेव द्वारा किया गया था। जगन्नाथ मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई।
इस मंदिर को सफ़ेद पैगोडा कहा जाता है। 50 है, बिहार में सासाराम का जागीरदार कौन था? सी ऑप्शन हसन सूरी। बिहार में सासाराम का जागीरदार हसन सूरी था। शेर शाह के पिता हसन खान सूरी एक अफगान शासक का जागीरदार था। उन्हें सासाराम की जागीर जमाल खान से उनकी सेवाओं के लिए इनाम स्वरूप मिला था। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं शन की डंडी का प्रयोग किया। शेर शाह ने सोने के सिक्के, असरफी, चांदी का सिक्का, रुपया तथा तांबे का दाम नामक सिक्के चलाया। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह 1545 से 53 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट, भारत में प्रथम छापखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन पुर्तगाली। भारत में प्रथम छापखाना पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में पहला प्रेस 1550 के दशक में पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है? पुर्तगाली। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया था। पहली किताब पुर्तगाली मिशनरियों ने 1557 में प्रकाशित की। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये 1505 से 1509 भारत में पहला पुर्तगाली वाइसराय बनकर आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहा जाता है। पुर्तगालियों के पश्चात डचों का आगमन हुआ। डच हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड के निवासी था। भारत में यूरोपीय व्यापार शक्तियों के आगमन का क्रम है। पहले है पुर्तगाली, उसके बाद है डच, उसके बाद है अंग्रेज, उसके बाद है डेनिश, लास्ट में फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए नेक्स्ट है कि 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो बी ऑप्शन डब्ल्यू हंटर। 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष डब्ल्यू हंटर था। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882 को पहला भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। डब्ल्यू हंटर का कार्य 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था। हंटर आयोग का मुख्य सुझाव प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। हंटर आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद अगले 2 दशक तक देश में शिक्षा का उल्लेखनीय विकास हुआ तथा पंजाब विश्वविद्यालय 1882 और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 की स्थापना हुई। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, रेल आयोग 1902 विश्वविद्यालय शिक्षा का आकलन करने तथा उनकी कार्य क्षमता के संदर्भ में सुझाव देते हुए टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। फिर है परमहंस मंडली महाराष्ट्र में कब स्थापित की गई? सी ऑप्शन 1849। तो परमहंस मंडली महाराष्ट्र में वर्ष 1849 में स्थापित की गई। परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने की थी। इसके संस्थापक एक ईश्वर में विश्वास करते थे और मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने की बात करते थे। इसकी बैठकों में सदस्य निम्न जाति के लोगों द्वारा पकाया गया भोजन ग्रहण करते थे। वे महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्वास में भी विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के युवा शिक्षित ब्राह्मण मंडली में शामिल हुए, लेकिन 1860 के बाद आंदोलन ध्वस्त किया गया। फिर है कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की सभा की स्थापना कलकत्ता में की, जिसे बाद में ब्रह्मा समाज कहा गया। राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभाव का तारा एवं भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए रैयतवारी व्यवस्था की वकालत किसने की थी? तो सी ऑप्शन टॉमस मुनरो। तो भारत के लिए रैयतवारी व्यवस्था की वकालत टॉमस मुनरो ने की थी। रैयतवारी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो को और कैप्टन अलेक्जेंडर
रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है बारामहल जिले में पहली बार कैप्टन रीड द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो मुनरो को मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर 1820 से 1827 नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई तथा 1858 तक यह संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम व कुर्ग आदि क्षेत्रों में भी लागू हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर है कि यह लगभग 30 वर्षों के लिए लागू की गई और इसकी दर 1/3 निश्चित की गई, लेकिन वसूली अधिक किया जाता था। ठीक है, यह व्यवस्था लंबी नहीं चली, लगान का पुनर्निर्धारण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 55 का होगा सी, 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में किया गया। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किया गया। यूपीए सरकार की यह महत्वाकांक्षी मिशन थी। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची के प्रभात फेरी मैदान में किया गया। 25 सितंबर 2018 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इस योजना को संपूर्ण देश में लागू किया गया। आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इस योजना के द्वारा 10 करोड़ से अधिक परिवार को 5 लाख का मेडिकल बीमा जो है दिया गया। इंद्रधनुष मिशन का संबंध चिकित्सा से है, जिसके अंतर्गत 7 बीमारी के टीके देने में प्रारंभ हुआ। वर्तमान में 12 रोगों के टीके का जो है प्रावधान इसके अंतर्गत है। फिर हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? ए ऑप्शन गोरखपुर। तो हरियाणा में भारत सरकार द्वारा गोरखपुर नामक स्थान पर जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे है प्रस्तावित नाभिकीय रिएक्टर कोवारा, ये आंध्र प्रदेश में, जैतपुर महाराष्ट्र में, माही जो बौसवारा ये राजस्थान में, चुटका मध्य प्रदेश में और कवाली आंध्र प्रदेश में। नाभिकीय रिएक्टर द्वारा नाभिकीय ऊर्जा का परिवर्तन उसमें ऊर्जा में होता है। नाभिकीय रिएक्टर का जो है निर्माण सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने किया था। नेक्स्ट है कि मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इसी ऑप्शन यानी बैकाल झील। तो मात्रा के यानी आयतन के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील बैकाल झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया झील के दक्षिण भाग में 2 राज्य जो है इरकुत्स्क और ओब्लास्त और बुर्यात गणतंत्र की सीमा पर स्थित है। यूनेस्को ने बैकाल झील को विश्व जो है धरोहर सूची में शामिल किया गया। इस झील की अधिकतम ऊंचाई गहराई 1600 मीटर से अधिक और औसतन गहराई 740 मीटर से अधिक है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील सुपीरियर झील है। मीठे पानी का झील सुपीरियर है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील वुलर झील है। भारत का सर्वाधिक नमकीन झील सांभर झील है। फिर है कि किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? तो सी ऑप्शन तमिलनाडु। तो भारतीय राज्य तमिलनाडु में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल आदि हैं। फिर है कि गतिशील वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। हवा का क्षैतिज प्रवाह पवन कहलाता है। यदि हवा की गति 8 से 23 मीटर पर सेकंड है तो 12 हेक्टेयर में जो 1 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर जो है
पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके लिए वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। विश्व के प्रमुख पवन जो ऊर्जा उत्पादक देश में चीन, यूएसए, ब्राज़ील, स्पेन, भारत शामिल है। नेक्स्ट, असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ जो है खोजा गया था? तो बी ऑप्शन यानी डिगबोई। तो असम में सबसे पहला तेल का कुआं डिगबोई में खोजा गया था। डिगबोई तेल शोधक कारखाना एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है। डिगबोई तेल कारखाना 1901 में स्थापित किया गया। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र में जामनगर तेल शोधक कारखाना है। विश्व के सर्वप्रथम तेल की खुदाई 1859 ईस्वी में यूएसए में किया गया। खनिज तेल अवसादी चट्टान से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य में जो है उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? तो 60 का होगा बी पंजाब। तो भारत में पंजाब राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत 245 किलो से अधिक है। भारत में सर्वाधिक कीटनाशकों का प्रयोग करने वाले राज्यों में शामिल हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है। पोटाश उर्वरक के लिए भारत आयात पर निर्भर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश 61 का हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों के क्रम जो है इस प्रकार हैं, जैसे देखिए पहला पे है रूस, ठीक है, फर्स्ट पे रूस, दूसरा पे है कनाडा, ठीक है, रूस फर्स्ट पे रूस है, दूसरा पे कनाडा है, तीसरा पे है चाइना, ठीक है, तीसरा पे है चीन, ठीक है, और चौथा पे है अमेरिका, ठीक है, चौथा पे अमेरिका, पांचवा पे है ब्राज़ील, पांचवा पे है ब्राज़ील, छठा पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, छठा पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और सातवां पे है भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम फर्स्ट पे है रूस, सेकंड पे कनाडा, रूस कनाडा, ठीक है, तीसरा पे है चीन, रूस कनाडा चीन, ठीक है, तीसरा पे है चीन, चौथा पे है अमेरिका, चौथा पे है अमेरिका, पांचवा पे है ब्राज़ील, ठीक है, पांचवा पे है ब्राज़ील, छठा पे है ऑस्ट्रेलिया, सातवां पे है आपको भारत। रूस कनाडा चीन, रूस कनाडा चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ठीक है, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है भारत। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश का क्रम यदि देखिएगा तो फर्स्ट पे है भारत, ठीक है, सेकंड पे है चीन, ठीक है, थर्ड पे है अमेरिका, ठीक है, और फोर्थ पे है इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश का क्रम है भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। विश्व का सबसे बड़ा महादेश यदि है तो यह है एशिया। एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है। एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है। रूस का क्षेत्रीय विस्तार यूराल पर्वत के पश्चिम में भी है, अर्थात यूरोप में भी है, ठीक है। एशिया का सबसे उत्तरी देश रूस है। एशिया का सबसे उत्तरी देश रूस है। एशिया का सबसे दक्षिणी देश इंडोनेशिया है, और एशिया का सबसे पूर्वी देश इंडोनेशिया है। एशिया का सबसे दक्षिणी देश इंडोनेशिया और पूर्वी देश इंडोनेशिया। एशिया का सबसे पश्चिमी देश है तुर्की। एशिया का सबसे पश्चिमी देश तुर्की। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है तथा मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महादेश को द्वीपीय महादेश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट है कि देखिए, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 62 नंबर देखिए, कहता किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार क्षेत्र को जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। 1988 में धुबरी से सादिया तक 891 किलोमीटर तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया है। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पहला बड़ा टर्मिनल है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में
जो है पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिसमें से 106 राष्ट्रीय जलमार्ग वर्ष 2016 में घोषित किया गया। जलमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश यूपी में है। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा और हुगली नदी से संबंधित है, 1620 किलोमीटर। फिर कहता है कि 1 kg द्रव्यमान व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी ठोस गोले को इसके केंद्र से जाती हुई जो है अक्ष के परितः 50 रेडियन पर सेकेंड कोणीय वेग से घुमाया जाता है। घूर्णन की गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो 9/20 जूल। ठीक है, कितना होगा? 9/20 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपको m बराबर कितना है? 1 kg। ठीक है, r बराबर है 3 सेंटीमीटर यानी 0.03 मीटर। ठीक है, तो ओमेगा जो है यह है 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगा? 1/2। ठीक है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर यानी 1/2 इंटू यहाँ पे जो हो जाएगा 2 बाई कितना हो जाएगा? 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो I ओमेगा स्क्वायर जो है ये कितना हो जाएगा? तो 1/2 इंटू 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा यानी 1/5 जो है mr स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, यानी 1/5 ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1 इंटू r का मान 0.03 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू में 50 का स्क्वायर यानी 9/20 जूल। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 9/20 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो कोणीय संवेग एवं जड़त्व आघूर्ण में संबंध है कि कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग। ठीक है, उसके बाद बल आघूर्ण बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय त्वरण। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक SI पद्धति में किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट कहता दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? बी ऑप्शन यानी 6वां आवर्त तथा तीसरा समूह। तो दीर्घवृत्ताकार आवर्त सारणी में 6वां आवर्त तथा तीसरा जो है समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार आवर्त सारणी में 6वां आवर्त तथा तीसरे समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। जितना आवर्त होते हैं उतनी ही कक्षाएं होती हैं, जिससे आवर्त की संख्या उतनी ही जो है अधिक होती है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त ठीक है और 18 वर्ग हैं। प्रथम आवर्त में 2 तत्व तथा छठे आवर्त में 32 तत्व हैं। कहता मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? तो सी ऑप्शन छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। मानव भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। अंतःग्रहण ठीक है, पाचन, अवशोषण, स्वांगिकीकरण, मल जो है परित्याग। छोटी आंत की दीवारों से जो है आंतरिक रस निकलता है जिसमें निम्न एंजाइम होते हैं: इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज और जो है लाइपेज। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि साइक्लोपेंटेन में एकल बंधुओं की कुल संख्या कितनी है? सी ऑप्शन 15। तो साइक्लोपेंटेन में जो है एक बंधु की कुल संख्या 15 है। कितना है? ये जो है कुल संख्या 15 है। कहता है एक कुल एकल बंधु या कुल एकल जो है सिग्मा बंधुओं की संख्या 15 होंगे। ठीक है, फिर है कि साइक्लोपेंटेन समचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहता है एक कांच की पट्टी पर जो उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होगा? 67 का 0। तो एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश की किरण का आपतन कोण कितना होगा? 0। जब किसी कांच की पट्टी लंबवत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी रेखा पर वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अभिलंब से दूर भागती है या अभिलंब की ओर मुड़ती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। नेक्स्ट फिर कहता है एडीपी और एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा जो है खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सी ऑप्शन फास्फोरस। तो एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में फास्फोरस खनिज जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब देखिए कहता है एडीपी से एटीपी का रूपांतरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो एडीपी प्लस पीआई प्लस ऊर्जा ये बनाता है एटीपी। फिर है कि पायरोफॉस्फेट बंधन जो एटीपी अणु में दूसरे और तीसरे फास्फोट समूह को जोड़ता है एक ऐसा सहसंयोजक बंधन है जो ऊर्जा संग्रहित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में एडीपी जो केमियोस्मोसिस जो है फॉस्फोराइलेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से एटीपी में जो है परिवर्तित होता है। एटीपी को ऊर्जा करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट है कहता है कि जो है प्राकेंद्रिकी कोशिका की कुछ विशेषता का उल्लेखनीय नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों से गलत विकल्प का चयन करें। तो ए ऑप्शन झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। तो प्राकेंद्रिकी कोशिका की कुछ विशेषता में यह गलत है कि इसमें झिल्लीबद्ध जो कोशिकांगों की मौजूदगी रहती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के निम्न गुण हैं जैसे केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, बिना झिल्ली के अधिकांश ठीक है कोशिकांग और माइटोकॉन्ड्रिया एवं अंतःप्राद्रव्य जालिका नहीं पाई जाती है। इसमें 70 जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स के उदाहरण है बीजाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवियों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है? सी ऑप्शन प्लास्टिक। तो प्लास्टिक अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवियों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है। पॉलीथीन इथिलीन का बहुलक होता है। प्लास्टिक बड़े भार का कार्बनिक पदार्थ होता है। यह लंबी कार्बनिक श्रृंखला वाले पॉलीमर के रूप में होते हैं। प्लास्टिक की खोज 1846 ईस्वी में प्रसिद्ध जर्मन रासायनिक क्रिश्चियन जो है शनबीन ने किया था। प्लास्टिक जो है ग्रीक भाषा के प्लास्टिक शब्द से हुई है जिसका अर्थ है ढालना। प्लास्टिक दो प्रकार के, एक तो थर्मोप्लास्टिक और होता थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक यानी इसे बार बार गर्म कर जो है ढाला जा सकता है जैसे पीवीसी, नायलॉन, पॉलीथीन आदि। थर्मोसेटिंग इसे केवल एक बार गर्म कर ढाला जा सकता है जैसे बेकेलाइट, मेलेमाइन आदि। प्लास्टिक जो है अजैव निम्नीकृत पदार्थ हैं जबकि चमड़ा जो है मलमूत्र, कागज जैसे निम्नीकृत पदार्थ हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।